हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को भौतिक सब्जेक्ट के अध्याय 2 के 2.17 सार्थक अंक को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं सार्थक अंक क्या होता है। तो सार्थक अंक क्या होता है? तो सार्थक अंक की परिभाषा है किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं? अंकों की संख्या को, है ना, अंकों की संख्या को। ठीक है, और किसे व्यक्त करने के लिए? भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो हम संख्या उपयोग में लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक के दो प्रकार हैं। पहला है निश्चित, एक मिनट, ये पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ना, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो पहला क्या है? पहला है निश्चित सार्थक अंक। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा अनिश्चित। ठीक है, निश्चित सार्थक अंक किसे कहते हैं, अनिश्चित सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो इसमें प्रकार नहीं दिया है, लेकिन प्रकार ना जब मैं पढ़ रहा हूँ बुक को, तो बुक को पढ़ने पर ना इसके दो प्रकार निकल के आ रहा है। तो वही दो प्रकार जो निकल के आ रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो निश्चित सार्थक अंक क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो देखो एक नंबर है 1, 2, है ना, 0.3। तो ये जो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड, यही क्या कहलाएगा? निश्चित कहलाएगा। ध्यान देना, यही क्या कहलाएगा? निश्चित कहलाएगा। और ये जो पीछे में दिया है ना, ये क्या कहलाएगा? अनिश्चित कहलाएगा। तो राइट हैंड साइड के अंक को हम अनिश्चित कहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के अंक को निश्चित कहेंगे। तो निश्चित सार्थक अंक, अगर अनिश्चित सार्थक अंक आपसे पूछा जाता है तो क्या कहोगे कि कुछ अंक जो दशमलव में दिए हुए हैं उनमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या कहलाएगा? निश्चित अंक कहलाएगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित अंक कहलाएगा, है ना। तो जब भी आपसे सार्थक अंक पूछेगा तो आप इसके दो प्रकार आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब किसे सार्थक अंक कहा जाता है, किसे सार्थक अंक नहीं कहा जाता है, इसके लिए इस बुक में ना 4-5 पॉइंट बना के दिया हुआ है। तो मैं उन पॉइंटों को आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि वो बताना चाह रहे हैं कि किसको सार्थक अंक कहा जाता है, किसे नहीं कहा जाता है। तो पहला जो है सार्थक अंक किसे कहा जाता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे कि नंबर क्या है? 1, 2, 3.4। ठीक है, तो ये सार्थक अंक है। अब सार्थक अंकों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो कितना बताओगे? 1 से लेकर 4 तक है, तो सार्थक अंक कितना है? 4 है, जिनमें से ये 3 जो है वो क्या है? ये जो 3 है ये निश्चित सार्थक अंक है, और ये वाला जो अकेला 4 है वो क्या है? अनिश्चित है। तो कुल मिला के सार्थक अंक चाहे निश्चित हो अनिश्चित हो ना, दोनों को तो लेना ही है हमें। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना है? 4 है। अगर यहाँ पे 1, 2, 3 मैं लिख देता हूँ तब बताओ सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 3 है ना। तो आपको समझ में आ गया कि ये कहलाता है सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कई जगह शून्य भी आ जाता है। ठीक है, शून्य आ जाता है। तो शून्य आ जाता है तो इनमें से अब बताना है आपको कि ये सार्थक अंक है कि नहीं। 2, 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद है 1, 0, 2, 3। ठीक है, तो इसमें बताओ कि इनमें कितने सार्थक अंक हैं। तो ये जो 0 आया है ना, ये जो 0 आया है ये आगे में आया है। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे कितना पढ़ोगे? 123 ही पढ़ोगे ना, 123। तो 123 पढ़ोगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 है ना। और इसको कितना पढ़ोगे? 1023 पढ़ोगे। तो 1023 मतलब ये चारों अंक को आप पढ़ रहे हो, तो इस यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो ये जो बुक है ना इसी प्रकार से बताया। तो मैं आपको ना सिंपल और सरल शब्दों में आपको बताते चलता हूँ ना, आपको समझ में आ भी रहा होगा। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद ना जैसे कि ये एक नंबर दिया है, समझो 1, 2, 3। ठीक है, गुणित 10 का घात 2 दे दिया है ना। तो 10 का घात 2 दे दिया है, तो इसमें सार्थक अंक बताना है आपको। तो ये जो है ना ये सार्थक अंक है, लेकिन ये जो घात लगा है ये सार्थक अंक नहीं है। आपको क्या करना है? 1, 2, 3 को बस सार्थक अंक में लेना है और बाकी को सार्थक अंक में नहीं लेना है। ठीक है, देखो, और 0 के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कि 1, 2, 3, इसके बाद दशमलव के बाद 2 0 लग गया है। तब बताओ अब यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? भाई ये दशमलव के बाद लगा है, इसलिए दशमलव के बाद लगने वाला 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे भी 3 होगा, है ना। तो कई तरीके से तोड़ मरोड़ के ना ऐसा बनाया जा सकता है प्रश्न। तो सार्थक अगर आपसे पूछता है, सार्थक अंकों से संबंधित कुछ प्रश्न आते भी हैं, तो आपको इसी प्रकार से बताना है।
ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, इसलिए इतना में ही मैं आपको मतलब इतना ही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सार्थक अंक से जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने बता दिया जो महत्वपूर्ण है, और सार्थक अंक से अब जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आप आसानी से आप बना सकते हो। पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारे फालतू फालतू दिया हुआ था, पूरा फालतू चीज़ मैंने निकाल दिया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और पूरा जो मैं बता रहा हूँ यही चीज़ यहाँ पे दिया हूँ ना। जब पूरा बुक पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो बुक को पढ़ने के बाद आपको जब पढ़ाया जाता है ना, तो उन मुख्य टॉपिकों को बताया जाता है, और जैसे बड़े बड़े टॉपिक है उनको ना छोटे करके आपको बताया जाता है, और यही हमारा मेन मकसद भी होता है। और जो भी पढ़ाते हैं ना टीचर वो भी यही करते हैं ना। तो आपको बस इतना ही समझना था, और जो समझना था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं टॉपिक। सीधा यहाँ पे आ जाते हैं ना 2.19 पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। 1.8 को मैंने हटा दिया है, वो भी वही अनिश्चित से संबंधित था, तो अनिश्चित वाला टॉपिक था, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, तो उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, वो कोई मतलब का नहीं है टॉपिक। ठीक है, सीधा आ जाते हैं 2.19 पे। सार्थक गणना में सार्थक अंक। गणना में सार्थक अंक के 4 प्रकार होंगे। ठीक है, पहले को हम क्या कहेंगे, जोड़ना, दूसरे को घटाना, तीसरे को गुणा, चौथे को भाग। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग 4 रहेगा। ठीक है, अब जोड़ते कैसे हैं सार्थक अंकों को, तो देखो कई बार क्या होता है दशमलव आ जाता है, पहले जोड़ने में आते हैं ना। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जोड़ना। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ना है तो देखो जोड़ेंगे कैसे, कुछ नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 1.23, 1.5, इस तरीके से है ना। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और एक और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 5, बस इस प्रकार से। अब इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, तो ध्यान देना दशमलव, देखो यहाँ पे 5 पे दशमलव नहीं, मतलब 5 अकेला है, तो अकेला है मतलब निश्चित शब्द, निश्चित अंक है ना। तो यहाँ पे निश्चित और निश्चित को आपको ध्यान देना है कि निश्चित कौन सा है, अनिश्चित कौन है। तो ये अनिश्चित है, यहाँ पे ये अनिश्चित है, नीचे में कोई अनिश्चित अंक नहीं है ना। तो निश्चित वाले को एक सीध में रखना है, एक सीध में। जैसे कि ये जो 1 है, 1 दशमलव दिया हुआ है 2-3। ठीक है, 1.23, तो ये क्या है, निश्चित अंक ये हो गया और ये अनिश्चित अंक हो गया। अब यहाँ पे 1 दशमलव, ठीक है, सीध में रखते जा रहे हैं। देखो दशमलव मैच होना चाहिए, दशमलव यहाँ पे एकदम सीध में यहाँ पे है। फिर क्या दिया हुआ था, यहाँ पे 5 है ना, तो ये 1.5 आ गया। ठीक, इस तरीके से। इसके पीछे में अंक और नहीं दिया है, लेकिन ये 2 अंकों तक है, तो हम पीछे में 0 उतार सकते हैं। लेकिन जब हम इसे गिनेंगे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही गिना जाएगा है ना। 0 का कोई महत्व नहीं है, दशमलव के बाद अगर उसके पीछे में 0 लगता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो हम अपनी ओर से 0 उतार सकते हैं दशमलव के बाद में। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये अकेला 5 है और दशमलव नहीं दिया है, तो हम दशमलव लगा के 2 0 यहाँ पे उतार सकते हैं बराबर करने के लिए। अब इसको जोड़ दो, तो देखो ये सीध वाला जो है ना, ये पूरा लाइन ये अपने से जुड़े है सीधे। देखो ये जो सीध वाला है ना, ये अपने से ही क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या 3 है, ये देखो ये 3 है, ये 0 है और ये 0 है, तो जुड़ेगा क्या, 3 से 0 जुड़ गया तो 3 ही आएगा, फिर 3 से फिर 0 जुड़ेगा तो फिर 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे रहेगा है ना। फिर यहाँ पे 5 और 2 7 और 0 जुड़ेगा तो 7 का 7 ही आएगा है ना, तो ये 7 आ गया। फिर 5 और 1 6 और 1 7, तो ये 7.73। ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, जो बुक में दिया है उस एग्जाम्पल को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने, देखो ये भी वही समझाना चाह रहा है कि सार्थक अंकों को कैसे जोड़ा जाता है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है घटाना। ठीक है, घटाना हम ले लेते हैं। तो घटाएंगे तो इसके लिए भी कुछ नंबर ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, ले लेता हूँ 1.2। ठीक, इसके बाद है दूसरा जो नंबर है वो है मेरा 12 और 0.23 ले लेता हूँ। ठीक, अपने हिसाब से कुछ भी नंबर मैं ले रहा हूँ। और एक और नंबर ले लेते हैं 1 2 3 और 0.05, इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं। अब इनको क्या करना है, हमें इन सभी को घटाना है, समझो। ठीक है, तो घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, देखो ज़्यादातर 2 अंक रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है।
3 अंक में क्या होता है कि सभी को घटाना है, मतलब थोड़ा दिक्कत होगा, तो एक को काट देते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। घटाने में सिर्फ 2 को देखते हैं, तो इन दोनों को मुझे घटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बड़े वाले को पहले लिख लेता हूँ, 1 2 3.05। बस मुझे याद रखना इतना है, इतना मुझे याद रखना है कि दशमलव वाले को सीध में रखना है ना। तो देखो ये जो 12 है 0.23, तो दशमलव यहाँ पे है तो 1 और 2 इसके सीध में ही आएगा, है ना, और ये जो 2 और 3 है इसके सीध में आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैं आगे में 0 उतार सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है ना, निश्चित अंक और अनिश्चित अंकों की संख्या 2 है, तो यहाँ भी 2 है, ठीक है, बराबर हो गया। यहाँ पे निश्चित अंक 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो बराबर हो गया। अब मैं आसानी से घटा सकता हूँ, तो घटाने का चिन्ह लगा दो, घटा दो। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से घटाते आते हैं, तो ये जो पीछे है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, घटाते आएंगे। तो 5 में 3 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। लेकिन देखो ऊपर जो है यहाँ पे 0 है और नीचे क्या है, 2 है, तो ऊपर 0 और नीचे 2 है, तो ये घटाएंगे तो घटेगा क्या, नहीं ना, जब तक कि हम हासिल नहीं लेंगे। तो हासिल कहाँ से लिया जाता है, ये जो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ से मैं हासिल लूँगा, तो 3 जो है क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। 3 क्या बन जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 मतलब 0 है तो 10 बन गया, समझो इसके साथ क्या आ गया, 1 आ गया। ये ऐसा कुछ होता है, देखो ये पहले से 0 था, 1 आके 10 बन गया, तो 10 में 2 घटाओ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है, दशमलव, और जो हमने उधारी लिया था, ठीक है, उधारी लिया था, तो ये कितना बन गया, 2 बन गया, तो 2 और 2 ये दोनों 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 में 1 घटाओ तो 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 110.82 क्या होगा, घटाने पर उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से घटाया जाता है। समझ में आया घटाया कैसे जाता है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही आपको घटाना है, ठीक है। आप कैलकुलेटर की सहायता से भी घटा के देख लेना, यही माना आएगा, ठीक। घटाना भी आपको समझ में आ गया। अब अगला जो पॉइंट है हमारा गुणा है, यहाँ पे दिया होगा तो देख लेते हैं, देखो गुणा और भाग ना, ये रहा गुणा, देखो 2 टॉपिक में बना के दे दिया है गुणा। पहले गुणा देख लेते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से कोई छोटा अंक ले लो जो आसानी से आप गुणा कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसमें जो बताया वैसे ही आपको गुणा करना है ना। तो गुणा के लिए छोटे अंकों को ले लेते हैं, हमें सिर्फ गुणा करना है। 1.2 ले लेता हूँ, गुणित 1. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1.2 और 1. चलो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 1.2 1.5, ठीक है। अब ये 1.2 1.5 अगर इस प्रकार से दशमलव में है ना, तो इसको हल करने के 2 तरीके। पहले क्या है, सिंपल गुणा कर दो, सिंपल गुणा। तो इसको 15 का पहाड़ा तो आपको पता होगा ना, तो 15 मान के पहले गुणा कर दो, सीधा 15 मान के इसको गुणा कर दो, तो 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। अभी कोई दशमलव नहीं लगाना है, मैं भी आपको सिर्फ सिंपल गुणा करके बता रहा हूँ। 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, 30 का 0, 3 यहाँ पे हासिल आ गया, 15 कम 15 और 15 3 कितना होता है, 15 और 3 18, है ना। अब दशमलव कितने संख्या के बाद लगाना है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो एक संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव और एक संख्या यहाँ, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितने संख्या हो जाए, 1 और 1 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। इसका मतलब 1 दशमलव, ये जो दशमलव है वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। 2 संख्याओं के बाद, पीछे से गिनो 1 और 2, तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, पीछे से ही गिनना होता है ना, तो पीछे से गिनोगे तो 1 और 2, 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो 1.80 इनका गुणा आएगा। समझ में आ गया, इसी तरीके से लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये गुणा कर दिया है ना, तो गुणा कर दिया है तो यहाँ भी वैसे ही हुआ है, ठीक है, यहाँ भी वही ट्रिक यूज हुआ है। चलो अब भाग का देखो, चौथा जो टॉपिक हमारा है भाग है ना। तो भाग कैसे करते हैं, जैसे 2.4 और 1.2 भाग कर दो, तो पता होगा कैसे भाग किया जाता है ना। भाग करोगे तो क्या होगा, ये एकम बार में, ये दूनी बार में कट गया, यही भाग होता है। अगर आप इसको भाग नहीं दे सकते हो इस तरीके से जैसे मैंने कटाया है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से भी करके देखना है, 2.4 फिर 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे जो दशमलव है उसको हटा दो दोनों से, तो आसान हो जाएगा, है ना, दोनों से। यहीं पे यहाँ भी मैंने वैसे ही किया, दशमलव हटा दिया, उसके बाद भाग करें, तो दशमलव हटा दो तो ये 12 बन गया, ये 24, तो 12 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है, 2 बार में ना, तो ये 24 और ये कट के 0,
ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि सार्थक अंक, आप यही सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, सार्थक अंकों को इस प्रकार से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किया जाता है। ठीक, ये टॉपिक भी पूरा क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, सबको मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से गुणा किया जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है और किस प्रकार से भाग किया जाता है। बस इसको ही आपको सीखना था। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं भौतिक राशियों की विमाएँ, है ना। भौतिक राशि की विमाएँ में आते हैं। तो भौतिक राशि की विमाएँ, देखो ये है भौतिक राशि की विमाएँ। तो भौतिक राशि की विमाएँ में देखो क्या लिखा है, भौतिकी में सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है ना, और 2 अगर लिया जाए तो पूरक मात्रक है, तो 7 2 9 मात्रक हो गया, है ना। अब यही जो 7 मात्रक है मूल मात्रक, उनसे मिलके पूरक मात्रक बना है। ठीक है, तो जैसे कि मूल मात्रक में लंबाई है तो लंबाई से ही क्षेत्रफल का निर्माण हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। ये कौन सा मात्रक कहलाएगा भाई, व्युत्पन्न मात्रक, है ना। तो व्युत्पन्न मात्रक मतलब मूल मात्रकों से व्युत्पन्न हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो चाल भी है, व्युत्पन्न मात्रक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातों को उस राशि की विमाएँ कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो समझाने वाला टॉपिक है वो। ठीक है, देखो क्षेत्रफल को अगर मैं लेता हूँ, क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, होगा कि नहीं बताओ, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, या हम इसे सिंपल या सरल शब्दों में कहेंगे तो लंबाई का वर्ग भी कह सकते हैं ना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, देखो एक आयत बनाते हैं इस प्रकार से, तो बड़े वाले रेखा को हम क्या कह देते हैं, लंबाई कह देते हैं, और ये जो छोटे वाले होते हैं इसको हम क्या कह देते हैं, चौड़ाई कह देते हैं। लेकिन ये भी तो टेप से नापेंगे तभी तो लंबाई की जैसे ही कुछ राशि बताएगा ना अंक में, तो ये भी तो लंबाई हुआ ना। तो मतलब जो लंबाई बता रहा है वही चौड़ाई भी बता रहा है। इसका मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम नंबर को नापना है, दोनों का काम वही है, नंबर को नापना। तो इसीलिए लंबाई का वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो घात बता रहा है, यही घात क्या बता रहा है, विमाओं को दर्शा रहा है ना। विमाओं को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो विमाओं, जो विमा है ना, ये घात जो है प्रदर्शित कर रहा है। समझो जो व्युत्पन्न राशि है, जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे जो घात लगा है, यही क्या कर रहा है, यही इसे साबित कर रहा है कि ये जो लंबाई का वर्ग आया है ये व्युत्पन्न राशि है या व्युत्पन्न मात्रक है ना। समझ में आ गया, जो यहाँ पे परिभाषा के थ्रू बताया गया था। एक बार और परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातों को उस राशि की विमाएँ कहते हैं। देख लो, 2 से हम व्यक्त कर रहे हैं और यही क्या कहलाएगा, इसकी विमाएँ कहलाएगा, है ना। तो समझ में आ गया। और अलग से व्युत्पन्न मात्रक तो लेने की जरूरत नहीं है ना, व्युत्पन्न राशि लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो टॉपिक इसमें दिया है वो आप समझो फालतू है ना, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए एक टॉपिक काफ़ी था। अब यहाँ पे आते हैं विमीय सूत्र पे। देखो विमीय सूत्र, अब विमीय सूत्र का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है ना। तो विमीय सूत्र क्या कहलाता है, जो मूल मात्रक के क्या रहते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं, उस मूल मात्रक के ऊपर जो घात को प्रदर्शित करता है ना, तो वही क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। तो देखो मूल मात्रक के जो 7 मूल मात्रक होते हैं ना, तो 7 मूल मात्रकों में से देखो एक लंबाई है, एक मीटर, एक एम से दर्शाया गया है ना, एम, इसके बाद टी, है ना, सेकेंड हो गया, फिर ये के और ए, इन्हीं में हमें क्या करना है, इसी के ऊपर घात में प्रदर्शित करना है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर घात में जब हम इसे प्रदर्शित करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा। समझ में आ गया, क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। अब एल के ऊपर मैं रख देता हूँ ए घात, इसके ऊपर बी घात, इसके ऊपर सी,
इसके ऊपर डी, इसके ऊपर ई घात। तो देखो इस प्रकार से हमने घात के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब ये क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ विमीय सूत्र को। बहुत सारे विमीय सूत्र है, सबको आपको याद करना है। ठीक है, देख लो ये है विमीय सूत्र। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या है, भौतिक राशि, क्षेत्रफल को दिया है यहाँ पे, है ना। क्षेत्रफल का क्या होगा, तो विमीय सूत्र में देखो क्षेत्रफल तो लंबाई गुणित लंबाई, है ना। लंबाई चौड़ाई मतलब ये भी लंबाई ये भी लंबाई, तो लंबाई का वर्ग होता है ना, तो एल से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ये लंबाई है ये भी लंबाई है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, एल का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एल का वर्ग। तो विमीय सूत्र में क्या, विमीय सूत्र जब भी बनाएंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे एम एल टी, है ना। क्षेत्रफल जब निकालेंगे एम एल टी। तो देखो यहाँ पे सिर्फ लंबाई को दिखाया गया है, एम का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया और ना ही टी का, सेकंड का। तो क्या होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, सीधा जीरो। लेकिन यहाँ पे जो एल है ये कितने घातों में है, 2 घात में, इसलिए 2 घात हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम जीरो एल 2 टी जीरो कहेंगे। ठीक है, या हम सिंपल शब्दों में, ये विमीय सूत्र है, इसी को हम विमीय सूत्र कहते हैं, याद रखना। एग्जाम में विमीय सूत्र से प्रश्न आते हैं, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बनाइए कहेगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है ना। विमीय सूत्र इसी तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे सिर्फ टी बस में आ रहा है ना, ये सॉरी टी बोल रहा हूँ, एल बस में आ रहा है। तो एल का 2 घात है, इसका मतलब क्या है, लंबाई का वर्ग। और लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, मीटर से। तो मीटर का जब लंबाई का वर्ग है तो मीटर का भी क्या होगा, वर्ग होगा। इसे हम ऐसा ही मात्रक कहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, 11वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा इसी से प्रश्न आते हैं। हालांकि यहाँ से 2 या 3 या 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, लेकिन जो प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आता है। याद रखना, विमीय सूत्र की परिभाषा याद रखना है आपको, भौतिक राशि की परिभाषा याद रखना है, लंबाई की परिभाषा याद रखना है, और ये जो विमीय सूत्र है इनको याद रखना। इसमें 45 विमीय सूत्र है, मैं सबको नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको 2-3 को बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आपको सबको याद करना है। ठीक है, मैं याद तो नहीं करा सकता इसको, इसलिए आपको स्वयं याद करना है, जितना हो सके उतना याद करना, और जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेना। ठीक है, यहाँ से 10-12 जो है ना, जैसे दाब शक्ति पृष्ठ यहाँ पे दिया है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और भी है, लेकिन सब के सबको आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो जो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है उन्हीं बस को देख लेना। ठीक है, जो याद हो जाए उसको देख लेना। चलो अब मैं और क्या कह सकता हूँ। इसके बाद आयतन में देखो लंबाई गुणित और ऊंचाई दिया है, तीनों दिया हुआ है, और तीनों टेप से नापेंगे तो लंबाई को प्रदर्शित करेगा, है ना, प्रदर्शित करेगा ना, नंबर को ही प्रदर्शित करेगा। इसलिए क्या है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तीनों एल हो गए। तो एल का कितने घात हुआ ये मुझे बताओ, 3 घात होगा, है ना, एल का 3 घात होगा। अब एल का 3 घात तो एम और एल और टी। अब बताओ एम कितना रहेगा, यहाँ तो एम का जिक्र हुआ ही नहीं है इसलिए 0, टी का जिक्र हुआ ही नहीं है इसलिए 0, लेकिन यहाँ पे 3 आया है, वो क्या बता रहा है, एल का 3 घात है बता रहा है, तो एल को 3 घात में लेना है। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, एम 0 एल का 3 घात टी का 0 घात, है ना। और ये जो है ये सिर्फ लंबाई में आया है, तो लंबाई को मीटर से प्रदर्शित करते हैं, तो लंबाई का 3 घात, इसका मतलब क्या है, मीटर का भी 3 घात होगा। ठीक है, तो देखो मीटर का 3 घात, मीटर के ऊपर में भी घात लगा है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। ये समझ में आया। चलो एक और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया, तीसरा में दिया हुआ है घनत्व दिया हुआ है। ठीक है, घनत्व। तो घनत्व को कैसे निकालते हैं, तो घनत्व को देखो, घनत्व जब हम निकालेंगे तो ये होता है द्रव्यमान अपान आयतन। द्रव्यमान मतलब भार से संबंधित है। अब यहाँ पे भार का उपयोग हो रहा है ना, तो भार का उपयोग हो रहा है, तो भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम से, है ना। पहले आयतन को देख लेते हैं। तो अभी हमने आयतन को निकाला ना, तो आयतन को अभी हमने निकाला है, तो एल का कितने घात होता है, 3 घात होता है, याद रखना, एल का 3 घात। ठीक है, और द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन से संबंधित है, तो वजन से संबंधित जो है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वजन से संबंधित जो टॉपिक है उसको हम केजी से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम से, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एम जो है द्रव्यमान को दर्शाएगा। ठीक है, एम, और यहाँ पे समय नहीं रहेगा, याद रखना। तो एम ये हो गया और इसका 1 घात रहेगा, द्रव्यमान यहाँ पे दिया है, मतलब एम का 1 घात और ये एल का 3 घात। अब इसको विमीय सूत्र बनाएंगे, तो विमीय सूत्र हम कैसे लिखेंगे, एम और 1 घात को लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 घात को लिखने की, और ये जो एल का 3 घात है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा एम के साइड में, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये
3 है अभी प्लस में, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना। जो घात है ना वो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये अभी प्लस के रूप में है इस फॉर्म में, और ये एम के सीधे में चला गया, मतलब ऊपर में एम के पास। तो ये कितना हो गया, घात जो है वो 3 हो गया। और टी क्या होगा भाई, यहाँ पे तो टी का जिक्र हुआ ही नहीं है, देख लो यहाँ पे कहीं पे टी है क्या, नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए 0। और इससे प्रदर्शित किससे करेंगे, ये एम आ गया इसलिए ये किलोग्राम से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो नीचे से ऊपर आया है ना एल का 3 घात, इसलिए किलोग्राम प्रति मीटर का 3 घात हो जाएगा, याद रखना, किलोग्राम प्रति मीटर का 3 घात। तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। और यहाँ पे -3 आएगा, देखो यहाँ पे 3 है इस तरीके से ना, इस तरीके से, नहीं यहाँ पे प्लस में रहेगा, क्योंकि अगर मैं प्रति बता रहा हूँ पहले से, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है, तो ये प्लस में रहेगा, ऑब्लिक लगा है। अगर ऑब्लिक नहीं रखूँगा, ये ऑब्लिक हटा दूंगा, तब क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑब्लिक हटा दिया है, ध्यान देना, देखो यहाँ पे kg/-3 ऑब्लिक नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मीटर में -3 लगा है ना, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नीचे के नीचे में है, बता रहा है ना, क्योंकि किलोग्राम प्रति मीटर का 3 घात, मतलब ये क्या कह रहा है, इस तरीके से किलोग्राम अपान मीटर 3 घात, ऐसा ये बता रहा है, ये वाला ठीक है, ये बताना चाह रहा है, इसलिए ये इस प्रकार से है, ये यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, देख लो, kg/-3 घात। ठीक है, तो इसमें जितने भी विमी सूत्र है उनको देख लेना है आपको, और बाकी जो टॉपिक बचा है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।